हेलो, वेलकम, सबको सलाम। इस वीडियो में जो मैं आपको एक ट्रेडिंग गाइड के तौर पे आपके लिए सामने प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है वो एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल पर है, बट ये जो वीडियो है ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर है, ठीक है। और जिनको जानना है इस इंडस्ट्री के बारे में, जिनको पता करना है कि इस इंडस्ट्री में किस तरीके से पैसा बन सकता है और किस तरीके से ये इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो बने रहो वीडियो के साथ में, और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करो और भूलना मत बेल आइकन को दबाना, क्योंकि मैं जो जो वीडियो अपलोड करूँगा वो सारी की सारी वीडियो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों के लिए कि अगर आप एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो या फिर एक बिगिनर ट्रेडर हो, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आने वाले सारे वीडियोस आपको हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि जो मेरा ओरिजिनल चैनल है उस पर मैंने मेरे ख्याल से कोई मतलब ऐसा आपने वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें मैंने कई सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जमा करके बिल्कुल आसान तरीके से प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बोर करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग बोर हो। इससे समझ में आएगा कि ये फ़िल्टर कर लेगी ये चीज़ कि जिन लोगों को अच्छा लग रहा है सुनना समझना वो लोग सीखेंगे, जिन लोगों को समझ में नहीं आएगी अगर उन्होंने कोशिश की तो सीखेंगे, वरना फिर कोई भी काम नहीं कर पाओगे इसके आगे। शुरू करने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री फॉरेक्स के बारे में, पैसों के बारे में हिस्ट्री, कि पैसा इससे पहले किस तरीके से लेन देन हुआ जाता था, ठीक है, और क्या स्टैंडर्ड था पैसे का। एज यू कैन रीड हियर, द गोल्ड स्टैंडर्ड मॉनेटरी सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1876। तो ये 18वीं सदी में ये गोल्ड स्टैंडर्ड मॉनेटरी सिस्टम बना था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉमनली यूज ट्रांजैक्शन होता था, जैसे आज के टाइम पर यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, उस वक्त गोल्ड स्टैंडर्ड मतलब जो इंटरनेशनल ट्रेड होती थी दो कंट्रीज़ के बीच में, उन वो ट्रेड का जो माध्यम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे, जो मीडियम था ट्रेड का, ट्रांजैक्शन का, वो था गोल्ड, ठीक है। तो जो कंट्री गोल्ड स्टैंडर्ड सेट करती थी वही गोल्ड का प्राइस सेट करती थी और करेंसी एक्सचेंज का प्राइस सेट करती थी, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर वन से पहले समझो, वर्ल्ड वॉर वन के पहले पहले जो गोल्ड का एक आउंस का प्राइस था, जैसे आउंस वेस्टर्न कंट्रीज़ में यूज़ होता है, जैसे हमारे यहाँ पर अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा 28 ग्राम, 28.35 ग्राम, ये अगर मैं एकदम प्रिसाइसली बात करूँ, ठीक है। उसका प्राइस था $20। आप देख सकते हो अब के मुकाबले पहले कितना ज़्यादा चीज़ें सस्ती थी और कैसे कैसे वक्त बढ़ता गया, और उसके साथ साथ में चीज़ों की महंगाई भी बढ़ती गई, ठीक है। और ब्रिटेन ने जो गोल्ड स्टैंडर्ड था उसको यूज़ करना बंद किया 1931 में। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने पेपर करेंसी लॉन्च की थी अपनी। इन लोगों का मकसद ही यही था कि ये लोग पेपर करेंसी सामने लेकर आए वर्ल्ड में, और पूरी दुनिया को ये लोग मतलब एक सिस्टम चेंज कर दे, नया सिस्टम एक्सचेंज का लेकर आए। जिस तरीके से इन लोगों ने पूरी दुनिया एक भाषा बोलने लग गई, अभी सबके सब इंग्लिश में बात करने लगे, सबके सब एक जैसा खाना खाने लगे हुए, उसी तरीके से सबके सब एक जैसे कपड़े, फैशन वगैरह सब कुछ फॉलो करते हैं, वैसे ये लोग चाह रहे थे कि हम लोग एक मॉनेटरी सिस्टम ऐसा लाए जो पूरी दुनिया में एक हो। तो इन लोगों ने पेपर मनी लेकर आए, ठीक है। और यूएस ने कब अबैंडन किया जो मॉनेटरी सिस्टम पहले वाला था गोल्ड स्टैंडर्ड, उसको 1971 में, ठीक है। उसके बाद हुआ ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। जो वर्ल्ड वॉर टू एंड हुआ उस वक्त जो अलाइड नेशंस थे, दे बिलीव दैट देयर वुड बी अ न्यू नीड टू सेट अप अ न्यू फाइनेंशियल सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो 1944 में 44 कंट्रीज सेंट डेलीगेट्स टू अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में। जो उन लोगों का काम ही यही था कि एक नया इंटरनेशनल मॉनेटरी मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आए जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करे, अपोज्ड टू गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। मगर गोल्ड हमेशा ही एज वी कैन से गॉड्स ओन करेंसी, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, ऑल दीज नेचुरल मेटल्स विच वी फाइंड, दीज विल ऑलवेज रिमेन द करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। डजेंट मैटर करंटली क्या चल रहा है, ऑफकोर्स ये एक सिस्टम बन चुका है, बट दिस विल ऑल्सो गो डाउन वंस। तो सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रेटन वुड्स का जो, अगर आपने नहीं पढ़ा इसके बारे में, अगर आपने नहीं पढ़ा है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के बारे में, तो मैं चाहूँगा कि आप जाओ और इस एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो। आपको पूरा का पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारा का सारा खेल क्या है, ठीक है। यूएस डॉलर को रिप्लेस करने के लिए यूएस डॉलर ने रिप्लेस किया किसको? गोल्ड स्टैंडर्ड को। और वैसे भी अभी यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होल्ड्स द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड।
सारी की सारी ब्रिक्स की कंट्रीज़ मिलाकर भी उतना गोल्ड रिजर्व नहीं है जितना यूएस के पास है, ठीक है। तो ये चीज़ की वजह से दो मॉनेटरी इंटरनेशनल एजेंसीज़ का फॉर्मेशन हुआ था, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको पता ही, और दूसरा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक था, थोड़ा हम लोगों ने हिस्ट्री का इसके अंदर पार्ट पढ़ा है, मगर अब इसमें मैं आपको लेके चलता हूँ कि एक्चुअल इस मार्केट में कौन कौन इन्वॉल्व्ड है, सारे मेजर प्लेयर्स कौन है इस मार्केट का। मैं आपको बताऊँ, एक दिन का ट्रांजैक्शन जो होता है वो 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का होता है। मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा होता होगा, क्योंकि मैं 2019 या 2020 की रिपोर्ट बता रहा हूँ। आप देखोगे इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है, किसी और मार्केट में इतना नहीं होता जितना बड़ा ये फॉरेक्स का मार्केट है, ठीक है। इसमें प्लेयर्स कौन कौन है? सेंट्रल बैंक्स अव्वल, सबसे पहला सेंट्रल बैंक्स है, उसके बाद में सो जो फॉरेक्स ब्रोकर्स है, फंड मैनेजर, हेज फंड्स है, कमर्शियल कंपनीज है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स है, क्लियरिंग हाउसेस है, ये सब कुछ एक दूसरे लेवल पर, दूसरी सतह पर आते हैं। उसके नीचे जो सबसे है वो हम लोग हैं, रिटेल ट्रेडर्स। वैसे हेज फंड्स भी रिटेल ही होते हैं, वैसे इनको हर किसी को रिटेल ही बोला जाता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स जो होती है वही टॉप पर होती है। सो ये सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से लिक्विडिटी जनरेट होती है, ठीक है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितना मार्केट के अंदर वॉल्यूम है पैसों का, ऑर्डर्स का, बाय एंड सेल ऑर्डर्स कितने लगे हुए, मार्केट के आवर्स क्या है, ठीक है। जब भी हम लोग मार्केट को चेक करेंगे, यूएस न्यूयॉर्क के टाइम पर चेक करेंगे, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो मार्केट शुरू होता है वैसे लंदन टाइम जो होता है, जैसे ये 2 बजे, सुबह के 2 बजे, मतलब 2 AM, ठीक है। रात के 2 बजे जब हो गए यूएसए में, न्यूयॉर्क में, तब लंदन सेशन शुरू होता है, मीनिंग लंदन का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ओपन होता है, और वो चलता है यूएसए के सुबह के 11 बजे तक, 11 से 12 बजे तक। उसके बाद में उसी टाइम पर ओवरलैप करता है न्यूयॉर्क का खुद का स्टॉक एक्सचेंज, जिसका टाइम शुरू होता है 7 बजे से, मगर जो एक्चुअल इक्विटीज़ ओपन होती है वो 9:30 से ओपन होती है, ठीक है। तो ये दोनों आपको हमेशा नोट रखना है कि जब भी आप ट्रेड ओपन करोगे आने वाले टाइम पर, जब भी आप सीखोगे ट्रेड किस तरह ओपन करनी है, क्लोज करनी है, आपने ये सोच के चलना है कि आपने हमेशा लंदन के टाइम और न्यूयॉर्क के टाइम, ये दोनों टाइम पर ही अपनी ट्रेड्स को ढूंढना है, ठीक है। हंटिंग टाइम इसी को बोला जाता है। और सबसे ज़्यादा जो हाई प्रोबेबिलिटी टाइम होता है वो 9 बजे से लेकर 11:30 के बीच में होता है। ये मैं न्यूयॉर्क टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस टाइम के बीच में आपको सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलेगी, और सबसे ज़्यादा फास्ट रनिंग ट्रेड्स आपको इसी टाइम में मिलेगी, ठीक है। और जो फॉरेक्स मार्केट है वो शुरू होता है न्यूयॉर्क के 5 बजे से, ठीक है, शाम के 5 बजे से लेकर दूसरे दिन 5 बजे तक। तो 5 PM टिल 5 PM ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है उसकी, ठीक है। उसके बाद में नया दिन स्टार्ट होता है फॉरेक्स का। ये सिडनी टाइम है, आप चेक कर सकते हो, क्योंकि एशिया सेशन शुरू होता है 5 बजे, ठीक है। उसके बाद में सिडनी एंड टोक्यो दोनों सेशन एक साथ में ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, तो आप इसको देख के समझ सकते हो। अब आते हैं करेंसी क्या चीज़ होती है, कि ये आप देखोगे कभी भी आप जाओगे MT4 पर, या फिर आप ट्रेडिंग व्यू वगैरह ओपन करके चेक करोगे, तो उसमें होता है करेंसी होती है यूरो USD, सबसे ज़्यादा ट्रेडेड पेयर है ये, ठीक है। और जैसे आप किसी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो अपना INR लेके जाओगे, वहाँ पर आपको एक INR का वो लोग जो भी यूरो का रेंज होगा, एक्सचेंज रेट होगा, आपने INR दिया, यूरो ले लिया, ये आपने फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेड कर ली, फिजिकल वर्ल्ड में कर ली। ये है, ये जो ट्रेड होती है ये ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है। ये ऑनलाइन जो कोट्स होते हैं, हम लोग उस वैल्यू पर ट्रेड करते हैं, यूरो USD की क्या वैल्यू चल रही है उस पर हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो पहली करेंसी होती है हमेशा जिसको बोला जाता है वो बेस करेंसी है, जैसे यूरो अगेंस्ट USD, कि यूरो जो ट्रेड हो रहा है वो USD के अगेंस्ट में ट्रेड हो रहा है, ठीक हो गया। जो दूसरी करेंसी होती है ये वाली, इसको कहते हैं कोट करेंसी, ठीक है। मतलब यूरो USD के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा है, कितना चल रहा है अभी, मैं आपको समझाता हूँ। ये इसका पर्पस क्या है, ये आपको बताता है कि ये कितना इसका जो प्राइस है, कॉस्ट कितना करता है, कि एक बेस करेंसी को परचेज करने के लिए, सपोज करो ये बेस करेंसी है, ठीक है, 1 यूरो खरीदने के लिए आपको कितने US डॉलर लगेंगे, वो यहाँ पे मेंशन है कि 1 यूरो को खरीदने के लिए आपको लगेंगे 1.3500। ये एज एन एग्जांपल, ये हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। इस फ्लक्चुएशन पे ही आपको ट्रेड करनी है। तो अगर आपको 1 यूरो खरीदना है तो आपको 1.35 US डॉलर खर्चे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज क्या क्या है, मेजर करेंसी पेयर्स है, क्रॉस करेंसी पेयर्स है, और एक्सोटिक करेंसी पेयर है। मैं इसका आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या है ये। मेजर करेंसी पेयर्स,
उस करेंसी को बोला जाता है जिसमें यूएस डॉलर इन्वॉल्व होता है और सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी जो है इन करेंसी पेयर्स में पाई जाती है। किस वजह से? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सेंट्रल बैंक्स अपना इन्वेस्टमेंट और अपनी जो ट्रेड प्लेस होती है वो इन करेंसीज में की जाती है। ठीक है, सबसे पहला है यूरो यूएसडी, आपको जैसे बताया, जीबीपी जिसका मतलब है ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, यूएसडी कैड कनेडियन डॉलर, यूएसडी जेपीवाई जापानीज येन, यूएसडी सीएचएफ स्विस फ्रांक, ठीक है, एयूडी यूएसडी, इससे आप देख के समझ गए कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और एनजीडी जिसका मतलब है न्यूजीलैंड डॉलर अगेंस्ट यूएस डॉलर। ठीक है, ये सारी मेजर पेयर्स है। अगर आपने ट्रेडिंग शुरू करनी है कभी तो आपको शुरू करना है इन मेजर पेयर्स के साथ में। आपने इन मेजर पेयर्स को नज़र रखते हुए अपनी एनालिसिस प्लेस करनी है और अपनी ट्रेड्स इन मेजर पेयर्स पे करनी है। ओके, क्रॉस करेंसी पेयर्स किसको बोला जाता है? रिफर्स टू करेंसी पेयर्स विच आर नॉन यूएसडी, जिसमें यूएस डॉलर इन्वॉल्व नहीं होता है, उसको कहा जाता है क्रॉस करेंसी। यूएस डॉलर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पेट्रो डॉलर है, मतलब जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है वो यूएस डॉलर में होता है। ठीक है, अब क्रॉस करेंसी पेयर में यूरो क्रॉसेस, यूरो जीबीपी, मतलब यूरो जीबीपी ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट में ट्रेड हो रहा है। यूरो एयूडी, यूरो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के के जगह पे ट्रेड हो रहा है, मतलब अगेंस्ट में ट्रेड हो रहा है। यूरो एनजीडी, यूरो न्यूजीलैंड डॉलर के अगेंस्ट में ट्रेड हो रहा है। उसी तरीके से पाउंड क्रॉसेस, उसी तरीके से आप समझ जाओगे येन क्रॉसेस कैसी है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको जीबीपी जेपीवाई, मतलब ब्रिटिश पाउंड ट्रेडिंग अगेंस्ट जापानीज येन, जापान की करेंसी के अगेंस्ट में ब्रिटिश पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अगेंस्ट में ब्रिटिश पाउंड कितना चल रहा है, एनजीडी न्यूजीलैंड डॉलर के अगेंस्ट में ब्रिटिश पाउंड कितना चल रहा है। उसी तरीके से ये येन क्रॉस है, मतलब एयूडी जेपीवाई, एनजीडी जेपीवाई एंड जीबीपी जेपीवाई, तो इसको कहते हैं क्रॉस करेंसीज। और उसके अलावा पाई जाती है एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स। ठीक है, ये जैसे मैक्सिकन हो गया, यूरो टर्किश क्या बोलते हैं, टर्किश लीरा हो गया, और नाइजेरियन करेंसी हो गई। ये सारी करेंसीज इनको कहा जाता है एग्जॉटिक पेयर्स, जैसे आईएनआर, जीबीपी, ये जो सारी करेंसीज है इन जिसमें जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, मगर ये पाई जाती है, ट्रेड्स इनमें भी की जाती है। ठीक है, इनको एग्जॉटिक पेयर्स कहा जाता है। इसमें आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ये तो बस मैंने आपको बताने के लिए मतलब आप जान सकोगे एग्जॉटिक पेयर्स किसको बोला जाता है। ठीक है, अब पिप क्या है? व्हाट इज ए पिप? पिप स्टैंड्स फॉर अ परसेंटेज इन पॉइंट, परसेंटेज इन पॉइंट, मीनिंग जो सबसे मिनिमम मूवमेंट होगा किसी करेंसी का उसको कहा जाता है पिप। ठीक है, जैसे यूरो मैं आपको बताऊंगा, यूरो यूएसडी मूव कर रहा है 1.1050 से 1.1051, ये हो गया एक पिप, मतलब ये ऊपर गया, 50 से 51 गया, मतलब एक पिप हुआ ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि जो फोर्थ डेसिमल होता है पॉइंट के बाद में, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है द फोर्थ डेसिमल प्लेस, इफ़ यूरो यूएसडी मूव्स फ्रॉम 1 पॉइंट, देखो 1 2 3 फोर्थ डेसिमल, यहाँ पर 1 2 3 फोर्थ डेसिमल, चौथा डेसिमल का जो नंबर होगा अगर वो मूव होगा तो 1 पिप होगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल तरीके में आपको समझना है। पिप इसको बोला जाता है परसेंटेज इन पॉइंट, जब सबसे लोवेस्ट मूवमेंट ऑफ एनी करेंसी इज कॉल्ड एज पिप। ठीक है, एग्जांपल, यूरो यूएसडी मूव कर रहा है 1.3500 से 1.3505, कितने पिप्स का मूवमेंट हुआ ये आप देख सकते हो। यहाँ पे 500 है, 3500, यहाँ पे 3505, कितने पिप हुए? 5 पिप। ठीक है, ये आप एज एन एग्जांपल समझ लो। ठीक है, ये 1000 पिप मूवमेंट हो गया, सबसे सेकंड पहला नंबर डेसिमल के बाद में, ये 100 पिप मूवमेंट हो गया, 10 पिप मूवमेंट हो गया, ये 1 पिप मूवमेंट हो गया। ठीक है, ये आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरू में, मैं समझता हूँ, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया था। मुझे लगता था कि बस ट्रेड प्लेस करनी है और पैसा बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसा नहीं है कि आग बन किया और सिक्का उछाला और ट्रेड डाल दिया और पैसा बन गया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। ठीक है, उन चीज़ों को आपको खुद को स्टडी भी करना पड़ेगा। ये फिर से मैं आपको विजुअल एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये आपको MT4 MT5 और ट्रेडिंग व्यू वगैरह पर ऐसा ही दिखेगा। अगर 1.1150 पर है, 1.1150 ऊपर गया, 151 हो गया, तो मतलब एक पिप यूरो ऊपर चला गया। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरी वाली एक और 1.3400 से 1.3350 पर आ गया, माइनस कर दो आप तो ये नीचे चला गया,
कितने पिप्स नीचे चला गया? 50 पिप्स नीचे चला गया, ठीक है। और 50 पिप्स मेरे भाई बहुत ज़्यादा मायने रखता है इस मार्केट में, ठीक है। हज़ारों लाखों के ट्रांजैक्शन इसके अंदर हो जाते हैं इतने छोटे से मूवमेंट में, समझ गए बात। अब JPY पेयर्स पर आते हैं, जो जापानीज़ येन की पेयर है ना, हर एक नॉर्मल पेयर जो है, जो मेजर करेंसीज है, उसमें आपको दिखेगा कि 4th डेसिमल जब क्लियर होता है तब जाके उसका पिप चेंज होता है। जापानीज़ पेयर्स में जो 2nd डेसिमल होता है वो मूव होगा तो आपका 1 पिप हो जाएगा। ये बात आपको नोट करनी है साथ में। USD JPY मूव्स फ्रॉम 100.10 टू 100.15, 5 पिप मूवमेंट हो गया। उसी तरीके से आपने यूरो में देखा था, वो कुछ और था, वो 4 डेसिमल थे, यहाँ पर 2 डेसिमल में आपको मूवमेंट में पिप चेंज होता है। मिनिमम मूवमेंट ऑफ USD JPY इज द मूवमेंट ऑफ द 2nd डेसिमल, ठीक है। 100.10, 100.15 कितने मूव? 5 पिप्स मूवमेंट, इसको कहते हैं पिप्स। व्हाट इज अ पिपेट? ये 1/10 ऑफ अ पिप है, ये 5th डेसिमल प्लेस है। ये आपको MT5 पर आपको देखने मिलेगा, ये कि आपका कोट है उसके ऊपर बिल्कुल पावर की तरह वो ऊपर बना होगा कि 1 है या 10 है या 5 है, ये जो भी है। तो ये चीज़ आपको इस वक्त फोकस नहीं करनी है, ठीक है। इसके लिए मैं इतना ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा आपको, बस आप पिप समझ लो कि कितना है, ठीक है। ये एज एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ताकि आपको ये पता चले कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, बस कितनी इन्फॉर्मेशन लेनी है कितनी नहीं लेनी है वो हमें डिसाइड करनी है, ओके। एग्जाम्पल, ये पिपेट का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यूरो USD में नॉर्मली 4 डेसिमल होते हैं, मगर यहाँ पे 5वां डेसिमल भी है। ये 5वां अगर मूव करेगा तो 5.2 पिप्स ऐसा कुछ है, बट इट डिपेंड्स। 0.5 का होता है वो, एक पिपेट मूव होगा तो 0.5 डॉलर का मूवमेंट आता है वो, ओके। तो व्हाट इज़ लेवरेज? व्हाट इज़ लेवरेज? ये एक और अच्छा टॉपिक है आपको समझने के लिए। ये बस सिंपली मैं अगर आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है कि द एबिलिटी टू ट्रेड अ लार्जर अमाउंट ऑफ मनी रिलेटिव टू योर ओन अकाउंट ऑफ योर अकाउंट साइज। आपके पास $100 है, आपके पास समझो $1000 है, आपने ब्रोकर से लिया हुआ है 1:10 का रेशियो कि मुझे भाई ब्रोकर तो मेरे पास में $1000 ही है, मुझे थोड़ा ज़्यादा ट्रेड करनी है, मुझे लेवरेज दे अपनी तरफ से। तो ब्रोकर आपको अपनी तरफ से पैसे देता है ताकि आप ज़्यादा बड़ी पोजीशंस ओपन कर सको। इसको आप एज अ बोरोइंग समझ लो, एज अ लोन समझ लो, क्योंकि ब्रोकर आपको अपनी तरफ से लिक्विडिटी लेंड कर रहा है, ठीक है। तो आप $1000 की जगह पे आप $10,000 का ट्रेड उठा सकते हो, क्योंकि 1:10, 1000 × 10, $10,000, ठीक है। उस तरीके से ये डबल एज्ड स्वॉर्ड भी बोला जाता है, मतलब 2-धारी तलवार है, क्योंकि अगर आप उतना ज़्यादा रिस्क कर भी रहे हो, मतलब आपको अगर डबल प्रॉफिट होगा, जैसे 1:10 है तो 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, मगर उसके साथ साथ अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया तो आपको 10 गुना लॉस भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कैसे काम करता है ये देखो, हाउ इट वर्क। लेवरेज इज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो। कुछ 1:10 का रेशियो देते हैं कुछ ब्रोकर, 1:50, मतलब हर $1 पर आपको $50 बाइंग पावर मिलेगा। $50 का, $1 पर बाइंग पावर कितना पड़ेगा? $50 का, ठीक है। आपने $10 डाले, आपको $500 का बाइंग पावर मिलेगा, समझ गए आप। तो 1:100 उसी तरीके से, 1:200, 1:300, 1:500, 1:2000, 1:2000 कोई कोई ब्रोकर देता है मैक्सिमम लेवरेज के लिए, बस बट ये मैं प्रीफर नहीं करूँगा आपके लिए। आप 1:100 रखो रेशियो, 1:200 रखो, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादा लालच भी अच्छी नहीं है, ज़्यादा फ़ायदा भी अच्छा नहीं है, और ज़्यादा नुकसान भी उसी तरीके से होता है ना। सपोज करो आपके पास है $1000, मैंने आपको जो अभी एग्जाम्पल बताया, ठीक है, मैंने 1:10 का बताया, ये अगर यहाँ पर एग्जाम्पल जो 1:100 का है। इन योर ट्रेडिंग अकाउंट यू हैव $1000, ठीक है, एंड यूज 1:100 लेवरेज। यू कैन ट्रेड पोजिशंस वर्थ $100,000, मतलब आप $1,00,000 वर्थ का पोजिशंस आप ओपन कर सकते हो अगर आपके पास में रेशियो, लेवरेज का रेशियो है 1:100, समझ गए। विदाउट लेवरेज $1000 का अकाउंट है, कैन ओनली ट्रेड 1000 वर्थ ऑफ करेंसी। 1000 वर्थ ऑफ करेंसी का ही आपको ट्रेड ओपन करने मिलेगा, उससे अलावा नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आपको एक लॉट ओपन करने के लिए $450 की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंड करता है, तो आप 2 लॉट ओपन कर सकते हो $1000, मगर आपने अगर उसी तरीके पर लेवरेज उठाया ज़्यादा का, $100,000 का आपके पास में बाइंग पावर आ गया, तो आप समझ लो अपना हिसाब कि आप कितना ज़्यादा ट्रेड्स ओपन कर सकते हो।
अब यहाँ पर मैंने रिस्क भी मेंशन किया हुआ है कि वाइल लेवरेज इंक्रीजेस द पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट इट ऑल्सो मैग्नीफाइज लॉसेस, अ स्मॉल इन अनफेवरेबल प्राइस मूव कुड रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट लॉस। ठीक है, तो सही सही बात है, अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस भी ज़्यादा ही होगा। सिंपल है, मार्केट का फंडा यही है, अगर मेरे पास में पैसा आ रहा है तो आपके पास से जा रहा है, आपके पास अगर पैसा आ रहा है तो मेरे पास से जा रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं जीरो सम गेम। व्हाट आर लॉट्स इन फॉरेक्स? व्हाट आर लॉट्स? लॉट्स का मतलब मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं। हम लोग दुकान पे जाते, एक कैसे बताऊं मैं, सेब खरीदने के लिए, समझो किसी फ्रूट की शॉप पे गए आप सेब खरीदने के लिए, रिटेलर है वो, आपको पता है उसने भी किसी ना किसी के पास से लिया होगा ना, वो फ्रूट सेब उसने किसी ना किसी के पास से लिया होगा। उसने किसके पास से लिया होगा? होलसेलर के पास से। ठीक है, अब वो होलसेलर के पास अगर जाएगा तो वो एक एक सेब तो नहीं खरीदेगा, वो बोलेगा भाई तू मुझे 100 सेब एक साथ दे दे कम प्राइस में। बोलेगा हाँ ठीक है, 100 तू एक साथ ले ले। जो 100 सेब एक साथ आए, उस तरीके से यहाँ पर लॉट होते हैं। 100,000 यूनिट्स ऑफ वन करेंसी इज इक्वल टू वन लॉट। मैंने एक साथ में 1,00,000 यूनिट खरीदे मार्केट से, तो मैंने एक लॉट खरीदा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसे नहीं बोलोगे जाके कि मुझे 1,00,000 यूरो यूएसडी दे, नहीं, आप बोलोगे 1 लॉट यूरो यूएसडी खरीदना है। उसी तरीके से मिनी लॉट किसको बोला जाता है? उसको आपने 10 से डिवाइड कर देना है, जैसे 1:10 हो गया, 1.10 हो गया, तो ये 10,000 यूनिट हो गया एक मिनी लॉट। माइक्रो लॉट 1:1, उसको बस आपने डिवाइड करते चले जाना है। ठीक है, सो 1 लॉट ऑफ यूरो यूएसडी इज इक्वल टू एनी करेंसी, नॉट जस्ट यूरो यूएसडी, कोई भी करेंसी हो, गोल्ड, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एनजीडी, एवरीथिंग 1 लॉट इज इक्वल टू 100,000 यूनिट्स। ठीक है, ये समझ में आ गई बात आपको। अब इसके बाद आते हैं पिप वैल्यू, क्योंकि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। ठीक है, लॉट्स, लेवरेज, जो करेंसी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट कितना मूव हो रहा है। जो पिप वर्थ होता है, कितना उसका वैल्यू होता है एक पिप का, जैसे हमने सीखा था ना, व्हाट इज़ 1 पिप, परसेंटेज इन पिप, परसेंटेज इन प्राइस, व्हाट वाज दैट, पॉइंट इन परसेंटेज, सॉरी। ये सब कुछ आपको मैंने कहा था, ये वाला स्लाइड, ये रहा। मैं आपको यूरो यूएसडी का एग्जांपल दिखा दूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, है ना। देखिए ये जो है 0.50 से 5.1 हुआ, तो जो एक पिप मूव हुआ तो इसमें कितना वैल्यू का फ्लक्चुएशन आया यूरो यूएसडी में। मैंने बाय किया हुआ है यूरो यूएसडी एक लॉट। ठीक है, अब वो जो एक पिप का मूवमेंट आया, मैंने 1150 पे बाय किया, 1151 हो गया। अब मुझे कितना मुनाफा कितना हुआ वो बताएंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए, और अगर समझ में नहीं आई, आप सोचने में लगे हो, आप कन्फ्यूजन में हो, तो वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि दिमाग का काम है सोचना। सोचोगे नहीं तो फिर आगे बढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं चीज़ों को। बस मैं अपने मुद्दे की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, एक पिप का वर्थ क्या होता है, वो जो आपको बताया मैंने अभी, एक पिप मूवमेंट हो रहा है अगर, तो उसका मुझे मुनाफा कितना होगा। ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, लॉट साइज और कोट करेंसी। लॉट साइज क्या है और कोट करेंसी क्या है आपकी, ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है कि पिप का वर्थ कितना है, ये वैल्यू कितना है, मुनाफा या नुकसान कितना हो रहा है। ये देखो, आपको मैंने एक ऐसा ये बताया हुआ है, यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें आपको इतना ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ईजीली इसको समझ सकते हो। जैसे हम लोग यहाँ आ गए यूरो यूएसडी पर, ये रहा यूरो यूएसडी का प्राइस है $1.07। एक स्टैंडर्ड लॉट अगर आपने लिया ना, स्टैंडर्ड लॉट आप समझ गए होगे, अगर वो एक पिप मूव होता है तो $10 का वो होगा, फ्लक्चुएशन होगा। मतलब अगर मैंने बाय किया था 1150 पर, 1151 हो गया तो मुझे $10 का प्रॉफिट हो गया एक स्टैंडर्ड लॉट पर। ठीक है, यूरो यूएसडी का। उसी तरीके से ये सारे जो है ना फ्लक्चुएशंस यहाँ पे लिखे हुए कि कौन से पेयर पर कितना फ्लक्चुएशन। आप देख सकते हो मेजर पेयर्स जो है, यूरो यूएसडी $10 है, जीबीपी यूएसडी $10 है, एनजीडी यूएसडी $10 है, यूएसडी स्विस फ्रांक $10 है, यूएसडी जेपीवाई 9.01 है। ठीक है, तो ये आपको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि आपको ये चीज़ें समझने में बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है,
क्योंकि अगर एक पिप मूव कर रहा है और अगर आपका टारगेट हिट हो रहा है, जैसे आप 2 पिप या 3 पिप का टारगेट रख रहे हो और टारगेट अगर हिट हो गया आपका, तो फिर आप ट्रेड से एग्जिट कर लो, ठीक है। 1 लॉट साइज देखो यार, जैसा मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, एक स्टैंडर्ड लॉट अगर मैं लूँगा 100,000 यूनिट्स, एक स्टैंडर्ड लॉट, मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि आपको समझ में आए, इज इक्वल टू $10 पर पिप, $10। मिनी लॉट उसी को अगर मैंने छोटा कर दिया, उसी तरीके से जैसे डिवीजन करना है आपको, 10,000 यूनिट्स एक मिनी लॉट हो गया। अगर उसमें अगर एक पिप मूवमेंट होता है तो उसका कितना मुनाफा होगा, $1। 10 को मैंने बांट दिया 10वें हिस्से में, $1। फिर अगर उसी तरह माइक्रो लॉट, मतलब मैंने 0.1 लॉट लिया हुआ है, तो ये इस तरीके से होगा, $0.1 का मुनाफा या नुकसान, ठीक है। ओनली इफ़ योर कोड करेंसी इज़ US डॉलर, लाइक यूरो USD, GBP USD, AUD USD। कोड करेंसी किसको बोलते हैं, जो दूसरी वाली आती है, ये आपकी बेस करेंसी है, ठीक है। इस तरफ अगर USD है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, इसमें डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर प्राइस में फ्लक्चुएशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो कोड करेंसी है वो USD नहीं है, यहाँ पर JPY था, इसलिए। तो ये था लॉट और पर पिप का वैल्यू जो है ना कितना होता है। इफ़ द कोड करेंसी इज़ यूरो, अगर यूरो है तो फिर वो यूरो में कैलकुलेट होगा, 10 यूरो, 1 यूरो, इस तरीके से, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है, अगर आपने ट्रेड लिया यूरो USD में, बाय किया आपने 2.3 लॉट्स, 2.3 स्टैंडर्ड लॉट, मतलब कितना हुआ, 2,30,000 यूनिट्स ऑफ यूरो USD। आपका पर पिप वैल्यू कितना होगा 2.30 को 2.3 लॉट्स का, $23 पर पिप, ठीक है। ये एक अनदर एग्जांपल आपके सामने मैंने रखा हुआ है, ये आप पढ़ लो खुद से, आपको समझ में आ जाएगी बात। खुद से थोड़ा दिमाग लगा के समझो कि अगर GBP AUD अगर ट्रेड कर रहा है, मैंने बाई किया, मिनी लॉट बाई किया, तो कितना प्रॉफिट और लॉस होगा मुझे, ठीक है। स्प्रेड क्या है, किस चिड़िया का नाम है स्प्रेड, ये जो आप बार बार सुनते हो, स्प्रेड इतना है, इसका मुझे ट्रेड लेने में प्रॉब्लम होगा, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा। स्प्रेड का मतलब बेसिकली ये है कि जो बिड एंड आस्क प्राइस है, बाइंग एंड सेलिंग प्राइस के जो बीच का डिफरेंस होता है ना, जो ये ब्रोकर रखता है अपने हाथ में, ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्रेड। ये हो गई बेस करेंसी, सबसे पहली वाली को बोलते हैं GBP। ये हो गई कोट करेंसी, ये है USD। 1.3089 ये हो गया बिड प्राइस, 1.3091 ये हो गया आस्क प्राइस। ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, इसको अगर आपने माइनस किया, जो रिजल्ट आता है वो आपका स्प्रेड है, 2 पिप का स्प्रेड है, ठीक है। मतलब अगर आपने ट्रेड ओपन की तो ये कमीशन चला गया ब्रोकर को, ये जो स्प्रेड का पैसा जाता है वो ब्रोकर को जाता है, जिसकी वजह से ब्रोकर पैसे कमाता है, ठीक है। ये आप जब भी ओपन करोगे MT4 MT5 ये सारा आपके सामने ऐसे ही ओपन होगा जब आप ट्रेड लेना शुरू करोगे तो, ठीक है। बिड प्राइस, द प्राइस यू कैन सेल एट, आस्क प्राइस, द प्राइस यू कैन बाय एट, ठीक है। ये बाय मार्केट ऑर्डर, यहाँ पर ये मैं आपको गो थ्रू करूँगा MT4 MT5 को किस तरीके से रीड करना है, ठीक है। स्प्रेड मैटर क्यों करता है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट है आपका, आपने किसी चीज़ को खरीदा या बेचा, उसके बीच में जो आपने ब्रोकरेज दिया है वो मैटर करता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करने में, ठीक है। जैसे आपका टारगेट है $20 का, आपको $20 कमाने, मगर उसमें से अगर $4 आप स्प्रेड पे दे रहे हो तो आपको एक्चुअली कमाना होगा $24, ताकि आपका $20 का टारगेट पूरा हो जाए। समझ के बात, क्योंकि अगर आपने एक ट्रेड ओपन किया, $4 $5 माइनस हो गया, तो आपका टारगेट था $20 का, मगर बच गया $15 आपके हाथ में, अब $5 का वापस से आपको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। इस तरीके से इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड्स ओपन करनी है और क्लोज करनी है, ठीक है। द हायर द स्प्रेड, द हायर योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। द लोअर द स्प्रेड, लोअर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है। आपने यूरो USD खरीदा, ट्रेड ओपन किया, मगर उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो था वो $13 का था, $13 आपके माइनस हो गए। आपका जो टारगेट था वो आपको $20 रखना था, $20 में से $13 तो माइनस हो गए, और $60 ऊपर आया तो आपका $20 कंप्लीट हो गया। अब प्रॉफिट आपको सिर्फ $60 का हुआ है, $7 कवर करने के लिए आपको फिर से $13 बनाने पड़ेगी। इस तरीके से आपको स्प्रेड कैलकुलेट करने के बाद ही ट्रेड्स ओपन करनी है, ठीक है। अब आते हैं एक्चुअल मुद्दे पे। आप बोले यार ये सब क्या टेक्निकल चीज़ें बता रहा है भाई, आगे काम की बात करना, कब खरीदूँ कब बेचूँ ये बताओ, और खरीदना बेचना कैसे, तो ये चीज़ है भाई वो कि लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग मतलब आप बाय व्हेन यू एक्सपेक्ट अ वैल्यू टू रेज, आपने बिल्कुल सही बात है, ऑब्वियस सी बात है। कोई अगर
चीज़ आप कब खरीदोगे? जब आपको पता है कि आने वाले टाइम पर अगले 2 मिनट में, अगले 10 मिनट में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, या फिर अगले 1 साल में इसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो मैं बाय करूँगा। शॉर्ट पोजीशन मतलब मुझे पता है इसका प्राइस गिरने वाला है, तो मैं बेच के हट जाऊँ भाई, ठीक है। आपने एंट्री प्राइस अपना यहाँ रखा हुआ है, ये हो गया स्टॉप लॉस, ये हो गया आपका टेक प्रॉफिट, ठीक है। जैसे आपने यूरो खरीदा, यहाँ पर $1 चल रहा है यूरो, आप बोल रहे हो कि भाई अगर यूरो 0.75 पर आ गया तो मुझे स्टॉप लॉस करना है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं मुझे लेना है। और आपने अपना प्रॉफिट टारगेट रखा हुआ है, $1 पे चल रहा है तो $1.2 हो गया तो मैं बेच दूंगा, टेक प्रॉफिट ले लूंगा मेरा। उसी तरीके से उसका उल्टा कर दो आपने। यूरो आपको बेचना है, आपको जब पता चल रहा है कि प्राइस नीचे जाने वाला है, आपने बेचो, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा, नीचे टेक प्रॉफिट होगा, ठीक है। वाइस वर्सा है ये। देखो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है एक, ठीक है। मैं आपको हर चीज़ गाइड करने वाला हूँ, हर चीज़ बिल्कुल ईजी करके गाइड करने वाला हूँ। और ट्रेडिंग व्यू की भी आपको मैं गाइडेंस दूंगा, MT4 MT5 की भी आपको गाइडेंस दूंगा, और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी आपको बताऊंगा आने वाले उसमें वीडियोस में, ठीक है। मगर उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा, तो सपोर्ट करते रहो। ये हो गया लॉन्ग बाय पोजीशन। आपने देखा कि मार्केट यहाँ से नीचे आया है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए, ठीक है। मेरा टारगेट है ये है नीचे मेरा स्टॉप लॉस, ठीक है। आप देख सकते हो नीचे स्टॉप लॉस बना हुआ है। ये ट्रेडिंग व्यू का लॉन्ग पोजीशन का टूल है, आप यूज़ कर सकते हो उस पर जाकर। आपने प्राइस यहाँ पर ऑर्डर दिया, ऑर्डर लगाया, यहाँ पे प्राइस हिट हो गया। आप चाहते हो कि प्राइस ऊपर जाके मेरा जो टारगेट हिट हो जाए तो मैं बाहर आ जाऊँ, तो यहाँ पर आपने टेक प्रॉफिट लगा दिया। स्टॉप लॉस आपने यहाँ पर बाय कर लिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि प्राइस ऊपर ही रहे, नीचे ना आए। अगर नीचे आता है तो मुझे कितना नीचे आने पर मेरा जो ट्रेड सेटअप है वो इनवैलिडेट हो जाएगा, मैं उतना ही लॉस लूँगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। वो डिसाइड करता है ये स्टॉप लॉस, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है एक्चुअली। मैंने भी बहुत सारे स्टॉप लॉसेस खाए, निगल लिए, या फिर स्टॉप लॉस ने मुझे निगल लिया है। मगर ये चीज़ें खुद ब खुद आप जब एक्सपीरियंस करोगे मार्केट में, आप खुद उतरोगे, आपने खुद का पैसा लगाया है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि इसका दर्द किसको बोलते हैं भाई, ये क्या चीज़ का दर्द होता है ये, ठीक है। एक के बाद एक जब स्टॉप लॉस हिट होते जाते हैं तब आपको पता चलता है। मगर इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट ना। आपने अगर रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं किया, एक ही ट्रेड पर आपने सारा पैसा लगा दिया, तो फिर पैसे भूल जाओ पैसे, और क्या, नए पैसे बनाओ और फिर से वापस मार्केट में डालो। ये हो गया सेल पोजीशन। यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट ऊपर आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया, अब इसको नीचे जाना है। यहाँ से आपने एक पर्टिकुलर अपना प्राइस लेवल डिसाइड किया और वहाँ पे ट्रेड प्लेस की, आपने टारगेट चूज़ किया, और अगर आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा दिया कि आपको पता है कि अगर मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ और अगर उससे पहले ही मार्केट ने रिवर्सल दे दिया और ऊपर आके टच हो गया स्टॉप लॉस पर, तो मुझे इतना ही लॉस लेना है, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है, ख़त्म, बस इससे ज़्यादा मैं झेल नहीं सकता, मुझे नहीं लेना है। अब ऑर्डर्स किन किन चीज़ों पे कौन से ऑर्डर्स होते हैं एक्चुअली? वैसे तो ऑर्डर्स की वो है बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स है, बट मैं बिल्कुल ईजी करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है पेंडिंग ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर उसको कहते हैं जो आपने देखा कि प्राइस एक पर्टिकुलर जगह पर आया, मैंने प्रेस कर दिया, उसको कहते हैं मार्केट ऑर्डर। मतलब वो ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट हो जाएगा वहीं पर, उसी प्राइस पर। आपने देखा कि गोल्ड है 2220 पर चल रहा है अगर गोल्ड, ठीक है। आप बोल रहे हो कि यार 2220 पर है, मुझे यहीं से बेचना है, यहाँ से नीचे जाएगा मुझे लग रहा है, तो 2000 जैसे आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया, सेल, वो वहाँ से हिट हो जाएगा, और फिर उसके बाद अगर वो नीचे आया तो आप प्रॉफिट में, उसके ऊपर गया तो आप लॉस में हो। पेंडिंग ऑर्डर उसको बोला जाता है कि एट अ लेटर टाइम मुझे ये प्राइस पर, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये प्राइस लेवल पर जो गोल्ड है वो वहाँ आएगा, उसके बाद में मुझे बेचना है या खरीदना है। सपोज करो प्राइस अभी चल रहा है 2220, फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ, 2220 पर प्राइस चल रहा है। आप बोल रहे हो कि यार 2220 पर है, मैं चाहता हूँ कि 2225 पर जब आए ना तो मैं बेच दूँ और फिर मैं अपना प्रॉफिट लेने का वेट करूँ। इसको कहते हैं पेंडिंग ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। और ये सारी जो ऑप्शंस है ये अवेलेबल होती है आपको, जो ट्रेडिंग टर्मिनल होता है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। आपको कोई चीज़ जाकर कोडिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, बस फिंगर टिप्स पर हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। मार्केट ऑर्डर बाय करना है इन ऑर्डर टू बाय एट द करंट प्राइस, जैसे आपको मैंने बताया। गारंटीड टू एंटर अ ट्रेड, ये इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी ट्रेड लग जाती है, बिल्कुल मार्केट ऑर्डर आपने लगाया तो ट्रेड लग जाती है, ठीक है। स्लिपेज हो सकता है इसमें, स्लिपेज का मतलब जो मूवमेंट बहुत फास्ट होती है न्यूज़ के टाइम पर, उस वक्त आपको प्रॉब्लम हो सकता है मार्केट ऑर्डर पर, वो चलो दूसरी बात है। लिमिट ऑर्डर किसको बोला जाता है? जैसे मैंने आपको बताया, ये समझो गोल्ड है, ठीक है, $2000 पर गोल्ड चल रहा है और ऊपर जा रहा है, आप
एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और ऊपर जाएगा, मगर आपको खरीदना कहाँ पर है, जब वो थोड़ा सा आपको डिस्काउंटेड रेट दे तो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जाके कुत्ते की तरह राल टपका के आपने नहीं करना है कि भाई अब यहाँ से तो ऊपर जाने वाला है, मैं खरीद लूँ, खत्म करूँ गेम। नहीं, वेट करना है थोड़ा सा डिस्काउंट पे आने का। जैसे आपने को बताया मैंने, $2000 अगर प्राइस चल रहा है, आपने बोला कि यार 1950 पर, 1950 पर अगर प्राइस आया तो मुझे यहाँ पर बाय करना है। तो यहाँ पर मैं आया, अपने MT4 MT5 टर्मिनल पर गया, मैंने अपना ट्रेड प्लेस किया, मैंने छोड़ दिया। स्टॉप लॉस भी मैंने हिट कर दिया, स्टॉप लॉस भी मैंने लगा दिया। ऐसे नहीं कि भाई ट्रेड लगाया और स्टॉप लॉस के बिना छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। उसी तरीके से उसका वाइस वर्सा, उसका अपोजिट जो होगा वो सेल लिमिट प्राइस होगा, कि यहाँ पर आपको 2000 पे चल रहा है, आपको बेचना है, ऑन द स्पॉट नहीं बेचना, आपने वेट करना है अपनी टेक्निकल एनालिसिस के साथ में, और एक पर्टिकुलर प्राइस पर जाकर आपको अपना जो असेट है वो बेचना है। सपोज करो यहाँ पर प्राइस चल रहा है $2000, आप बोलते हो कि यार 2100 पर आ गया ना तो मैं अपना सेल ऑर्डर लगा दूंगा वहाँ पर। मतलब मैंने 2100 पर अपना सेल ऑर्डर लगा दिया, जब ये प्राइस ऊपर आएगा मेरा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, फिर मैं ट्रेड में एंट्री कर पाऊंगा, उसके अलावा आप नहीं कर सकते हो। इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। ये हो गया स्टॉप ऑर्डर, ये तीसरे टाइप का ऑर्डर है, ये है स्टॉप ऑर्डर। आपने देखा कि प्राइस जो चल रहा है 19,000 पर चल रहा है, ठीक है, मगर आपको पता नहीं है कि ये नीचे जाएगा या ऊपर आएगा। ठीक है, अब आपने थोड़ी एनालिसिस की, उसके बाद में आप पता चला कि आपको ये एक लेवल पे आने के बाद में, सपोर्ट लेवल के बाद में आने के बाद में ये अब यहाँ से ऊपर जाएगा, मगर आप वेट करोगे कंफर्मेशन का। आप जो कंफर्मेशन को बोला जाता है ना कि ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, उसके बाद में मेरा ट्रेड प्लेस हो, ताकि मैं जो उसकी स्ट्रेंथ है, गोल्ड स्ट्रेंथ में जब आएगा तब मैं उसके साथ 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 अपने जो ऑर्डर है उसको प्लेस कर दूं और मैं ट्रेड में एंट्री कर लूँ उस वक्त, ताकि मैं मिस आउट ना करूँ। तो इसको बोलते हैं स्टॉप ऑर्डर। 19,000 पे चल रहा है, आपने वेट किया कि प्राइस एक सपोर्ट लेवल पे आ गया, उसके बाद में आपने देखा कि भाई अब अगर 20,100 के बाद जाने के बाद प्राइस ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, तो आपने स्टॉप ऑर्डर लगा के छोड़ दिया, सेल बाय स्टॉप लगा कर कि हाँ भाई यहीं पर मेरा स्ट्रेंथ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर सेल स्टॉप है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में प्राइस एक्सिंग, उसका ऑपोजिट हो गया ये। तो ये छोटा सा आपके सामने मैंने एक प्रेजेंटेशन रखा था। ठीक है, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको क्या चीज़ समझने में प्रॉब्लम आई, दिक्कत आई, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोस इस पे अपलोड करता जाऊँ, पोस्ट करता जाऊँ, तो आपका फीडबैक ज़रूर देना मुझे। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, और अगर आप सोच रहे हो कि आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहते हो तो मेरा जो दूसरा चैनल है इनर टर्टल ट्रेडर, उसको फॉलो करो, उस पर मेरा एक लिंक है, वो लिंक से आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड लक, गुड ट्रेडिंग।